चलिए, लेक्चर नंबर 2 है। एसिड बेस की बात कर रहे थे हम लोग, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की बात करी जा रही थी। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज और हम लोग एक छोटा सा बात समझ लेते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स की बात हो रही थी, तो इसमें आपको क्या सिखाया था कि अगर आपके पास कोई एसिड है, उससे आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो एसिड में से H+ निकाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपने ये रिएक्शन लिखा है HCl + H2O, यहाँ पे बन जाता है H3O+ और Cl-। दोनों डायरेक्शन में अगर रिएक्शन हो रहा है तो HCl ने H+ अपना दिया है, तो ये क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। और H2O ने H+ गेन किया है, तभी तो H3O+ बना है। तो ये कैसे काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। ठीक है। अब HCl तो एसिड है, लेकिन HCl का अगर कॉन्जुगेट बेस हम लोग बोले, तो कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा इसका, Cl- हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये एसिड है, एसिड में से H हटाएंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा। क्या हो रहा है, तुम लोग बता नहीं रहे, मैं सोच रही हूँ कहाँ गर्दन कहाँ खींच रही है। कॉन्जुगेट बेस बन गया ये इसका, है ना। अगर इसको एसिड 1 बोल दो, तो ये कॉन्जुगेट बेस इसका बन गया 1। ठीक। अब मान लो ये बेस है, तो इसमें H+ ऐड होके ये बना है, तो इसको आप इसका कॉन्जुगेट एसिड बोल सकते हो। ठीक है। इसको अगर नंबर 2 देते हो आप, है ना, तो इस एसिड को नंबर 2 दे दे। क्लियर है। अब देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर तो आप रिएक्शन में पहचान लोगे आराम से, है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात याद रखनी है कि कॉन्जुगेट एसिड अगर बात कर रहे हो, वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका बेस जो होगा वो डेफिनेटली कैसा होगा, वीक नेचर का होगा। मतलब जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसका बेस कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक होगा। और अपोजिट सिचुएशन भी लागू होती है, अगर कॉन्जुगेट एसिड आपका वीक है तो उसका बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अगर मान लो हम बोलते हैं HCl को स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बोलें, HCl को अगर हमने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका जो बेस है ये कैसा होगा, वीक हो। ठीक। कॉन्जुगेट बेस अगर वीक है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। अपोजिट सिचुएशन है दोनों। हम्म दोनों ही वीक लगते हैं, लेकिन H+H3O+ को तुम ज्यादा बोलोगे ना एसिडिक नेचर में। के भी देखना पड़ेगा इनका। हाँ ये दोनों मॉडरेट हैं, लेकिन स्लाइट डिफरेंस होगा। के भी जब निकालेंगे, के भी एक्चुअली कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। या तो क्वेश्चन में डेटा दिया हो उससे निकाल सकते हैं, या एक्सपेरिमेंट से, है ना।
तो के भी निकालेंगे तो कंपेयर कर लेंगे। ठीक, अब ये तो मोटी मोटी बात हो गई। इसके बाद कुछ एसिड ऐसे होंगे, कुछ एसिड ऐसे होंगे जो पॉली बेसिक होंगे, या उसी को कहते हैं पॉलीप्रोटिक। क्या मतलब है इसका? विच गिव्स more than one H प्लस, जो एक से ज्यादा H प्लस देगा। जैसे HCl कितने H प्लस देता है? एक मॉलिक्यूल अगर लोगे तो एक ही H प्लस देगा, 1 मोल लोगे तो 1 मोल H प्लस देगा। लेकिन अगर H2SO4 की बात करोगे, H3PO4 की बात करोगे तो H2SO4 2 देता है, H3PO4 3 देता है। तो वो जो एक से ज्यादा H प्लस देंगे उनको क्या कहते हैं हम? पॉलीबेसिक एसिड या पॉलीप्रोटिक एसिड। H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, इसलिए पॉलीबेसिक या पॉलीप्रोटिक एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे जो एसिड्स हैं जिसमें एक से ज्यादा H प्लस है, वहां पे हम दो किसी एसिड के लिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करते थे तो बोलते थे उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड इज Ka। लेकिन अगर कोई 2 देता है तो उसके लिए हम लोग 2 डिसोसिएशन कांस्टेंट मानते हैं, एक को बोलते हैं K1 और सेकंड को बोलते हैं K2। अगर कोई 3 देगा H प्लस तो एक को बोलेंगे K1, दूसरे को बोलेंगे K2, तीसरे को बोलेंगे K3। कैसे लिखेंगे हम इसको, ये देखिए आप। जैसे मान लो H2SO4 है, मान लीजिए इसने H प्लस दिया, तो H प्लस देने के बाद ये बनाएगा HSO4 माइनस। ठीक, अब पहला H प्लस निकला है तो इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा उसको हम लिखेंगे Ka1। क्या लिखेंगे इसको? K1। और K1 की वैल्यू हम निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, HSO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे और निकाल लेंगे K1। अब एक H प्लस तो निकल गया, तो फिर क्या बना? HSO4 माइनस बन गया। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन। हाइड्रोजन सल्फेट अब ये जो HSO4 माइनस है ये दूसरे H को भी निकालेगा, तो फिर से H प्लस निकल गया। अगर SO4 माइनस 2 बन गया आपकी बार। अब दोनों H प्लस निकल गए दो रिएक्शन में, तो यहाँ पे जो एसिड का कांस्टेंट होगा उसको बोलेंगे K2। उसको निकालना है तो कैसे निकलेगा? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय SO4 माइनस 2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HSO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। यहां तक की बात क्लियर है? अब अगर इसमें आप पूरा रिएक्शन लिखते हो, अगर आपने इसमें पूरा रिएक्शन लिख दिया तो पूरा रिएक्शन कैसे बनेगा? अगर टोटल हम लिखना चाहें ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा? देखो, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्लस कर दें, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को, तो देखो क्या बनेगा? H2SO4 प्लस HSO4 माइनस गिव्स 2H प्लस हो जाएगा, प्लस HSO4 माइनस प्लस SO4 माइनस 2। अब यहाँ पे HSO4 माइनस तो कट जाएगा, है ना। अब क्या बन गया इक्वेशन? H2SO4 gives 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। इसके डिसोसिएशन का फाइनल इक्वेशन हम यही लिखते भी हैं, है ना। तो अगर पूरा इक्वेशन आपने लिख दिया तो इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट अब लिखोगे Ka। और जब हम इन दोनों को यूज करके वैल्यू निकालेंगे
तो ये K की वैल्यू आएगी Ka1 मल्टीप्लाइड बाई K। ओवरऑल जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो क्या आएगा, पहला हाइड्रोजन निकालने के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय दूसरा हाइड्रोजन निकाला तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो था, ओवरऑल कांस्टेंट क्या आया, K1 मल्टीप्लाइड बाय K2। हाँ ये वाला केस है HF2 नेगेटिव, तो हम इससे ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। हाँ फॉर्म का एसिड की तरह कर रहा है। हाँ, इसके लिए काम कर रहा है ना, दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो एक की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो वो एसिड बोला जाएगा, है ना। अब इस रिएक्शन में ये एसिड की तरह काम कर रहा है, इसमें H प्लस निकल रहा है ना इससे, और इस रिएक्शन में HSO4 माइनस कैसे काम कर रहा है, ये एसिड है तो ये बेस की तरह काम कर रहा है ना। तो अगर कोई एक से ज्यादा प्रोटॉन देता है तो उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 K2 K3 K4 इस तरीके से होंगे। अगर ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा। H2SO4 के केस में 2 ही H प्लस देता है 1 मोल, तो 2 मोल देता है तो यानी K1 इंटू K2 आएगा। ठीक है, क्लियर। नोट हो गया बच्चों। अब अगला पॉइंट और अगला सवाल, किसी भी पॉली बेसिक एसिड के लिए, जैसे क्वेश्चन 11th क्लास में तो H2SO4 के लिए पूछते हैं, किसी के लिए पूछ सकते हैं, पॉली बेसिक एसिड के लिए ऐसा होता है कि K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3। मतलब जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले हाइड्रोजन को निकालने में जो K1 की वैल्यू कैलकुलेट होती है वो बड़ी होती है K2 से, अगर तीसरा में निकल रहा है हाइड्रोजन तो K3 से, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, देखो क्या रीजन है इसका। रीजन पे अगर हम बात करें तो क्या रीजन है, पूछा जाता है H2SO4 के केस में जब पहला निकला H प्लस तो डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है, दूसरा निकला तो K2 है, K1 की वैल्यू हमेशा K2 से ज्यादा क्यों होती है। देखो क्या चीज है, H2SO4 में ये न्यूट्रल था मॉलिक्यूल, न्यूट्रल से एक H प्लस निकल गया, HSO4 माइनस स्पीसीज बन गई। ठीक है, दूसरी बार में क्या हुआ, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने चले, दूसरा H प्लस निकालने चले तो हमने क्या देखा कि ये जो स्पीसीज है ये कैसी है, निगेटिव चार्ज है। और आपको पता है निगेटिव चार्ज से अगर कोई पॉजिटिव स्पीसीज निकालनी है आपको तो ये अट्रैक्ट करेगी उसको, आसानी से निकलने नहीं देगी, यानी कि कम H प्लस निकलेंगे सेकेंड स्टेप में। पहले स्टेप में जितने H प्लस निकल रहे थे उससे कम H प्लस किस में निकलेंगे, सेकेंड स्टेप में, है ना। तो निगेटिव चार्ज क्या करता है, आउटगोइंग प्रोटॉन को अट्रैक्शन देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा, प्लस माइनस में कूलम्ब फोर्स लग जाएगा। तो अगर इसको अट्रैक्शन दे रहा है तो निकलने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, या कह सकते हैं H प्लस कम निकलेंगे सेकेंड स्टेप में। अगर कम निकलेंगे तो K2 की वैल्यू क्या होगी, अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है K1 निकालने के लिए यहाँ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो चाहिए ना दोनों केस में। K2 में क्या था, यहाँ पे H प्लस तो चाहिए ही कॉन्सेंट्रेशन, और H प्लस अगर डिफिकल्टी से मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए जब ये वैल्यू लेस होगी तो K2 अपने आप छोटा हो जाएगा। क्लियर है बात, तो लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में, इस लाइन को जैसे भी कंप्लीट करना चाहे वैसे कर लीजिए। बात मैंने समझा दी आपको।
K2 is less than K. सेकेंड प्रोटॉन को निकलने में क्या है, डिफिकल्टी है, क्योंकि किससे निकलना है, माइनस स्पीसीज। नोट हो गया सबका ऑनलाइन? ठंड लग रही, ठंड लग, हो गया? ऑनलाइन से आवाज नहीं आ रही है? अब एसिड का जो पैटर्न है, सेम पैटर्न किसमें फॉलो होगा, बेस में भी हो जाएगा फॉलो। तो अगर बेस को बोलते हैं पॉली एसिडिक बेस, एसिड के लिए पॉली बेसिक वर्ड यूज करते हैं, और एसिड बेस के लिए क्या यूज करते हैं, पॉली एसिडिक, मतलब which gives more than one OH minus. जैसे अगर आप बात करो NaOH की, तो ये तो क्या है, कैसा है, एक ही दे रहा है ना, तो ये कैसा है, ये है मोनो एसिडिक। पॉली की बात कर लो तो जैसे CaOH होल ट्वाइस ले लिया आपने, तो यहाँ पे हो सकता है दो इक्वेशन बन सकते हैं, पहले एक OH निकले फिर दूसरा OH निकले, है ना। तो ऐसे केसेस में वही सेम फॉर्मूला आएगा, क्या, Kb इज इक्वल टू आ जाएगा Kb1, यहाँ पे बेस का कांस्टेंट Kb होता है, तो Kb1 मल्टीप्लाइड बाई Kb2, पूरा डेरिवेशन नहीं लिख रहे हैं, जरूरत नहीं है, डैश 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 इसलिए कि मान लो 4 निकल लो, वैसे केसेस कम मिलते हैं। हाँ, जिसके अंदर कम OH निकल रहा है वो अच्छा बेस, कम OH तो ज्यादा देगा तो अच्छा होगा ना, OH जो ज्यादा देगा वो तो अच्छा होगा बेस। एक मॉलिक्यूल से कितने निकल रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है टूटने पे, अभी एक एक दिख रहा है ना आपको, सब एक्सप्लेन कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आएगी ऐसी बेस में, मेटल नॉन मेटल में आएगी, रिएक्टिविटी सीरीज क्यों आ रही, Kb1 बड़ा होगा Kb2 से, Kb3 से, नहीं भाई रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है, और भी बहुत फैक्टर हैं, अभी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, लेयर्स में चैप्टर चल रहा है, एक एक लेयर खुल रही है, चैप्टर क्या होगा धीरे धीरे, सिंपल से कहां पहुंचेगा, कॉम्प्लेक्स पे। हाँ हो गया। तो अगर निकालना है तो के ये सारे एसिड के बेस के कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और पहला जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, फिर दूसरा उससे छोटा, फिर तीसरा उससे छोटा। इसके बाद देखो, जैसे मान लो आपको दो एसिड दे दिए जाएं, हमने एसिड के लिए क्या बात करी थी, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हमने एसिड के लिए बात करी थी, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ K बाई C, यही बात की थी, ठीक।
मान लीजिए हमें दो एसिड के केस दिए गए हैं, टू एसिड्स विच हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन, सी की वैल्यू क्या है, सेम, ठीक है, और उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, कौन ज्यादा अच्छा है कौन गंदा है, अच्छा एसिड बुरा एसिड, है ना, स्ट्रेंथ को कंपेयर करना। तो देखो आपको पता है स्ट्रेंथ जो होती है एसिड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के डिसोसिएशन कांस्टेंट के, डिसोसिएशन कांस्टेंट की जिसकी वैल्यू बड़ी है वो अच्छा एसिड है। मान लीजिए दो एसिड दिए, एक का डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁻5 है, एक का डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁻21 है, तो जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट -5 है वो स्ट्रांग होगा, जिसका -21 है वो कैसा होगा, वीक होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है एसिड का स्ट्रेंथ, तो के ऊपर तो डिपेंड करती है। अगर कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या कर दी, सेम कर दी, तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के बोल सकते हैं ना, सी को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब दोनों को मान लो कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने में हम ऐसे कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा 1 बाई अल्फा 2, और रूट में क्या आ जाएगा, K1 बाई K। अगर रेशियो निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू मालूम है तो भी पता लगा सकते हैं कौन स्ट्रांग है, और K की वैल्यू मालूम है तो भी पता लगा सकते हैं कौन स्ट्रांग है। रेशियो निकालना है तो रेशियो भी निकाल सकते हैं। हाँ, दोनों एसिड अगर इससे कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों का केस किस कैसे दिया जाएगा, वीक, क्योंकि ये जो लॉ हमने लगाया वो किसके लिए लगाया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाइड है, वीक के लिए। दोनों वीक होंगे, लेकिन कौन ज्यादा वीक है ना, दो कमजोर आदमी हैं उसमें स्ट्रेंथ को हम लोग देख रहे हैं किसकी ज्यादा कम है किसकी ज्यादा है। हो गया। K1 K2 की भी बात हो गई। अब यही चीज अगर बेस में हो जाए तो बेस में क्या आ जाएगा, सीधे बेस में भी अगर दो की कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दो तो बेस का केस भी यही हो जाएगा, इफ कॉन्सेंट्रेशन इज सेम तो स्ट्रेंथ ऑफ यही सेम फॉर्मूला होगा, वहां पे क्या आ जाएगा, के बी आ जाएगा, के बी 1 बाई के बी 2। हो गया। अब ऐसा कोई अल्फा दे करके सवाल पूछ लेंगे तो कर लेंगे, आप निकाल लेंगे, वीक एसिड हो दोनों, वीक बेस हो, पोस्ट वाल डाइल्यूशन लॉ लगाना हो तो लगा लेंगे आराम से, बोले बच्चों, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तौशीद क्या दिक्कत है,
लग तो रहा है कुछ प्रॉब्लम। मस्ती कर रहे हो? किसकी? चलो, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन किसका कॉन्जुगेट पेयर है? हर्ष कह रहे हैं कि HClO4 क्या है? एसिड है। हटा दूं? लो भाई, हटा दिया। बताइए, आंसर करिए। इन दोनों में कौन एसिड है, कौन बेस है? इस रिएक्शन में कौन एसिड की तरह काम कर रहा है? अरे आराम से। H2SO4 ने H+ गेन किया है, देख पा रहे हैं क्या बना रहा है? आंख बंद करके नहीं काम करना है, देखना है। ये क्या है? H+ गेन कर रहा है, तो कैसे काम करेगा? यहाँ पे कैसे काम कर रहा है? और HClO4, अरे HClO4 कैसे काम कर रहा है? एसिड की तरह, क्योंकि HClO4 ने क्या किया? H+ लूज किया। इसने H+ गेन किया है और यहाँ पे H+ क्या हुआ है? निकला है ना? ऐसे गड़बड़ करेंगे आप लोग तो क्यों कंफ्यूज हुए? लड़कियां तो ऐसी होती हैं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करती हैं। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। अपना ही केस बताया ना, मैं आंसर गलत बता देती थी बॉयज को। सच में उस समय मेरे पास इतनी वो नहीं था, क्या कहते हैं, समझदारी की। तब लगता था यार क्यों पूछा, क्यों किसी ने पूछा है तो लो, गलत आंसर लो, वो भी एग्जामिनेशन पेपर में ऐसे बता देती थी सही। तो ऐसा नहीं कि H2SO4 देख लीजिए आप तो उसको एसिड ही समझिए। अगर रिएक्शन दिया है तो आंखें और दिमाग खोल करके पहले देखिए H+ गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, क्या कर रहा है ना? अब उधर से अपोजिट साइड से क्या हो जाएगा? अपोजिट में कौन एसिड है, कौन बेस है? गार्गी बताएंगी। HCSO4 ये एसिड है और ClO4 नेगेटिव में बेस। हाँ, वो तो पता ही है, जिसका जो बेस पे एक एसिड का बेस बनेगा पेयर और बेस का कौन बनेगा? एसिड। यही तो होते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। मैंने सोचा अभी इस रिएक्शन को करवाने से पहले मैं सोच रही थी कि ये तो कर ही लेंगे, क्या जरूरत है, मैंने पूछ ही लेते हैं, कर लिया। आप क्या हो गए? पास हो गए। पहले मुझे लगा ये तो कर ही लेंगे, क्या जरूरत ही क्या है पूछने की। चलो, ओ भाई, ओ भाई, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट कर रहे थे हम लोग। पहले ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट किया था, उसके बाद हमने क्या कर लिया था उसी में? ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ कर लिया था, है ना? हाँ, जो भी। अब इनका एक्सेप्शन सुन लीजिए भाई, क्या क्या एक्सेप्शन है, जरा थोड़े से एक दो एक्सेप्शन भी याद कर ले, कर लिया जाए। मान लो कोई ऐसा एसिडिक कंपाउंड हो जिसमें प्रोटॉन नहीं हो, तो आप कैसे बताओगे वो एसिड है या बेस है? इनके कॉन्सेप्ट से तो नहीं बता सकते ना। बता सकते हैं क्या? जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड, ये बेसिक नेचर का होता है, लेकिन अब हम कैसे बताएं? प्रोटॉन तो गेन करता नहीं है, ये H+ तो गेन करता नहीं है लेकिन नेचर कैसा है इसका?
बेसिक है, ठीक है। इसको हम कैसे पहचानते हैं, इनसे तो नहीं पहचान सकते, नॉट ब्रॉन्स्टेड बेस, इनके अकॉर्डिंग नहीं बोल सकते बेस, लेकिन स्ट्रेंथ वगैरह देखी गई है तो बेसिक बोलते हैं। तो किस बेसिस पे पहचानते हैं इसको, CaO का नेचर होता है बेसिक, और सल्फर का ऑक्साइड है SO2, सल्फर का ऑक्साइड है SO2 या SO3 ले लो, सल्फेट बनाते हैं SO3, ये मिलके बनाते हैं CaSO, और ये सल्फर का जो ट्राई ऑक्साइड है ये होता है एसिडिक नेचर का। कैसा होता है, एसिडिक नेचर। तो आपको पता है बेस और एसिड मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। तो अगर एक के बारे में पता है एसिड है तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, अगर सॉल्ट बना रहा है तो बेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड या बेस, इनको उस तरीके से कैटेगराइज इसको और इसको हम लोग नहीं कर सकते। है कहाँ ठंड, चलो अब लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं एसिड बेस, उसके बाद फिर और चैप्टर को आगे पढ़ाते हैं। क्या कुछ पूछना, आ जाओ। लुईस कॉन्सेप्ट क्या हुआ, तुम लोग नोट कर लिए इसको, 10 बहुत ही तेज हो भाई। लुईस कॉन्सेप्ट, जिसको ब्रॉन्स्टेड आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस कैटेगराइज कर सकते हैं। लोरी के अनुसार किया हमने, ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार। जिसको उससे भी नहीं कर पाएंगे उसको, उसके लिए तीसरे आ गए आइटम कौन, लुईस। लुईस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, आइटम मैंने सुने। लुईस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, देखिए लोन पेयर बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं आप, ये लोन पेयर एक्सेप्टर और लोन पेयर डोनर की बात हो रही है। अगर लोन पेयर कोई एक्सेप्ट करेगा तो वो होगा लुईस एसिड, लोन पेयर अगर कोई डोनेट करेगा तो उसको बोलेंगे लुईस बेस। लाइन नोट हो गई, चलो एग्जाम्पल करते हैं। बादल, एक लाइन लिखने में इतना समय लगता है, देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्लासिकल एग्जाम्पल है, बहुत बताया जाता है, अभी और सारे भी बताएंगे। अमोनिया का मॉलिक्यूल है, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 से ये बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन से, और 2 ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये क्या है, अकेले पड़े हुए रहते हैं। एलोन का मतलब होता है अकेला, तो उसी से वर्ड ले लिया गया लोन, और पेयर है इलेक्ट्रॉन का तो बोल दिया गया क्या नाम, लोन पेयर। ये कोवेलेंट बॉन्ड जो हाइड्रोजन से बना रहा था उसमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, अकेला पड़ा हुआ है, तो क्या बोलते हैं, लोन पेयर। अब मान लो इसके पास कोई गरीब आदमी आ जाए जिसका ऑक्टेट पूरा ना हो, तो ये उस गरीब आदमी को क्या करेगा, दे देगा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब कोई दे देता है इस तरीके से, तो उसको उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, चार्ज नहीं आएगा उसके ऊपर। अगर वो परमानेंट देगा इलेक्ट्रॉन को तो चार्ज आएगा, अगर शेयरिंग करेगा तो चार्ज नहीं आएगा। और इस तरीके की स्पेशल बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। जैसे मान लीजिए इसके पास गरीब आदमी आ गया BF3, कौन आ गया, BF3,
बोरॉन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 क्लोरीन से लेता है, तो यहाँ सिस्टम है 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसको क्या है, ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग किस तरीके की हो जाएगी, इसको हम ऐसे लिखते हैं NH3। कौन सा बॉन्ड बन गया, डेटिव बॉन्ड। जिसने इलेक्ट्रॉन दिए वो है, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए वो है लुईस बेस, और जिसने गेन किया वो क्या है, लुईस एसिड। प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट से अपोजिट है। प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट में, ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट में था जो H प्लस देगा वो एसिड, जो H प्लस लेगा वो बेस। यहाँ पे जो लोन पेयर देगा वो बेस, और जो लोन पेयर लेगा वो एसिड। ठीक है, तो एसिड बेस नहीं बोलते हैं, साथ में नाम जरूर बोलेंगे, लुईस एसिड एंड लुईस बेस। एसिड बेस बोल देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि H प्लस दे रहा है। नोट कर लीजिए जल्दी से, बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं ये, तो इस चीज को ज्यादा समय न देते हुए 2-4 बस एग्जाम्पल करके समझ लेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए H प्लस है, ठीक है, H प्लस जो होता है ये कौन है, गरीब आदमी है केमिस्ट्री में, है ना। कोई भी अभी ऑर्गेनिक की आप रिएक्शन पढ़ेंगे, किसी भी रिएजेंट से H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन छीन करके, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन छीन करके H प्लस को तुरंत किक आउट किया जाता है, तुरंत बाहर निकलता है वो, है ना। और बाहर निकलते हुए भी ऐसा नहीं कि H प्लस के फॉर्मेट में बना रहे, किसी न किसी के पास, लोन पेयर वाले के पास वो पहुंच जाता है करीब आगे। तो अभी यहाँ पे पहुंच रहा है, जैसे मान लीजिए H2O है, तो H2O जो मॉलिक्यूल होता है इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं, 2। तो बहुत ही खुशी की बात है, H प्लस इनके पास आ गया, और इनके पास कितने, दोनों हाथ में लड्डू हैं, इनको केवल एक हाथ का लड्डू चाहिए, तो H प्लस इसके ऊपर अटैक करेगा, तो बॉन्ड कैसे बनेगा, H2O का जो ऑक्सीजन था एक लोन पेयर बचा रहेगा, और एक लोन पेयर से H प्लस आकर के अटैच हो। ये जो स्पीसीज बनती है फाइनली, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर तो इसके पास है, एक अपना दे दिया, इसको बॉन्ड बना लिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम लोग दिखाते। तो कौन सी स्पीसीज बन गई है, क्या बोलते हैं इसको, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। जी क्या जोड़ लेगा, एक और जोड़ लेगा, लोन पेयर है इसके पास, फिर +2 चार्ज आएगा। ठीक है, एक और अच्छा सा एग्जांपल कर लिया जाए। डेटिव दिखाएंगे तो चार्ज नहीं दिखाएंगे, डेटिव दिखा सकते हैं, डेटिव दिखाएंगे तो चार्ज ना दिखाएंगे। ठीक है, और डेटिव दिखा भी सकते हैं, आजकल तो डेटिव को क्या कर दिया, तौशीफ क्लास डिस्टर्ब हो रही है, मैं बहुत देर से मना कर रही हूँ, मैं बाहर करूँगी। अब NH3 है, इसके पास आ गए कौन, गरीब आदमी,
तो जोड़ लिए जाएंगे तुरंत। दो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जोड़ लिए गए, पॉजिटिव चार्ज तो ऊपर आ ही जाएगा। इन जनरली अब नहीं दिखाते हैं कोवलेंट, तुम लोग की मर्जी है, तुमने दिखा दिया। CO2 ठीक, इसके पास आया OH माइनस। कौन आया? OH। OH माइनस के पास इलेक्ट्रॉन है एकदम। कहाँ जुड़ना चाहिए आपको, क्या लगता है कहाँ जुड़े? बनेगा ये, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। कैसे बनेगा? हाँ नहीं नहीं, यही बन रहा है, केवल पूरा जुड़ रहा है, देख नहीं रहे? एक बॉन्ड टूटेगा, टूट के कहाँ पे जुड़ेगा? हम्म ऑक्सीजन के पास फिर माइनस चार्ज, ऑक्सीजन से जोड़ रहे हो? सब लोग बनाओ, कॉपी में जोड़ने की कोशिश करो, देखो कैसे जोड़ पाते, जोड़ पा रहे हो कि नहीं जोड़ पा रहे हो, देखो। एक बॉन्ड बनने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना, है ना? क्या? गार्गी क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि ये जो बॉन्ड है ना, वैसे तो CO2 अपना न्यूट्रल ही है ना? ये जो बॉन्ड है इसका अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करे, हट जाए ये इलेक्ट्रॉन, अगर इस पे आ जाए ऑक्सीजन पे, हाँ आप भी यही बोल रहे हैं, अगर इस पे आ जाए तो आप क्या सोचते हो, यहाँ का डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा, ये एक सिंगल बॉन्ड बन गया, इस पे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज इन 2 इलेक्ट्रॉन से। अब इस कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए, 1 2 3, जिसके बॉन्ड कम दिखाई दे। कार्बन को हमेशा हर कंपाउंड में कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4 बनाने। CO2 में 4 बनाया हुआ था, 2 इधर से 2 इधर से, अगर एक बॉन्ड हम ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड हो गए, और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया, और जिसका बॉन्ड कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उस पे हमेशा कैसा चार्ज दिखाया जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया हमने। अब जहां पे पॉजिटिव चार्ज आया है यहाँ पे कौन जाके जुड़ना चाहेगा? OH माइनस जुड़ेगा, और OH माइनस जाकर के अगर जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या कर लेगा ये पूरी स्पीसीज जो है इसको हम क्या बोलेंगे? HCO3 माइनस। क्या बोलेंगे इस स्पीसीज को हम लोग? HCO3 माइनस। तो इस रिएक्शन में कौन लुईस एसिड की तरह काम किया और कौन लुईस बेस की तरह?
ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होंगे ना। ये देखो, ये देखो क्या CO2 बेस होगा। CO2 OH को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है। CO2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन CO2 दे रहा है या ये दे रहा है, OH दे रहा है ना अपने लोन पेयर को, ये यूज करवा रहा है। C के पास तो कमी है, तो जिसके पास कमी थी वो कैसे काम करेगा, एसिड की तरह। और जो इलेक्ट्रॉन अपने ये वाले दे रहा था वो कैसे काम करेगा। हाँ, अब मेदांश तुम्हारा क्या क्वेश्चन था कि OH पे 2 लोन पेयर कैसे आए। ये देखो, ये पानी है, H2O पानी है, ये इस पे 2 लोन पेयर होते हैं, है ना। अब इसको क्या किया गया, किक आउट किया गया, निकाला गया, लात मारी गई, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे करके चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को जब देगा तो इस स्पीसीज पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो ये इसका खुद का था, एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के जब्त कर लिए, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, OH पे माइनस, और 2 लोन पेयर तो पड़े हुए हैं इसके। ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर में कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे क्या बन गया, H+। हाँ, अब इस पे आते हैं, OH पे कैसे 2 लोन पेयर हैं वो बात समझ में आ गई, कैसे माइनस चार्ज है वो बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है, सक्षम। अब बोलो, अब यहाँ पे बोलो, क्या बोलो। माइनस चार्ज है, न्यूट्रल कहाँ दिख रहा है, सॉल्ट नहीं है, ये एसिड का पार्ट है। एसिड कह सकते हो, सॉल्ट कह सकते हो, एसिड प्लस ये एसिड प्लस बेस कह सकते हो। और बोलो, और क्या क्वेश्चन था। हाँ, H पे नहीं है, ये O पे ही है, चार्ज O पे ही है, लिखते ऐसे हैं, कॉर्नर में लिखते है चार्ज O पे ही, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही चार्ज है। हाँ बोलो बच्चों। हाँ, OH नेगेटिव ने कहाँ H+ छोड़ा है, हाँ वो फर्दर उसको कहीं से भी H+ मिले, इससे मिले, कहीं और से मिले। ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर ये रिएक्शन गिवन है तो ये अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो कैसे बन रहा है, ठीक है। ये तो गरीब आदमी ये भी है, इसके पास माइनस वाला चार्ज है, अगर इसको एक H+ मिलेगा तो ये H2CO3 बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, है ना। H+ के टर्म्स में गरीब आदमी है, वैसे इसके ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो वैसे कैसा आदमी है ये, अमीर। जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है केमिस्ट्री में, अमीर आदमी। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया वो क्या हो गया, तुरंत भिखारी हो गया, किसी ना किसी के पास पहुंच जाएगा रिएक्ट करने के लिए। तो अगर किसी कोई एग्जाम्पल आपको दिया जाता है तो आप उसमें डिफरेंशिएट कर लेंगे कि वो आर्हीनियस एसिड है या ब्रॉन्स्टेड एसिड है या लुईस एसिड है। आंसर करिए बादल, मैंने क्या पूछा, क्या पूछा बताइए। कुछ भी नहीं, आर्हीनियस लगे तो आप बता पाएंगे, एक एक क्वेश्चन दे दूं, देखो ध्यान से देखो, Al+3 है,
इसके पास आ गए 6H2O मॉलिक्यूल और इसने बना लिया ये बना नहीं इसकी रिएक्शन से ठीक है। तो देखो ये कैसे बनता है, ध्यान से देखो। एक H2O के पास 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं, है ना। Al के ऊपर कैसा चार्ज था, +3 चार्ज था। यहाँ पे 6 क्या हो गए, H2O मॉलिक्यूल आकर के जुड़ गए, है ना। तो 6 अगर आकर के जुड़ते हैं ना, तो 6 मॉलिक्यूल जो कभी भी अगर ऐसा बड़ा सा ब्रैकेट में इस तरीके से छोटे ब्रैकेट में बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ये 12th में पढ़ेंगे हम लोग। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे, है ना। और इसमें ये जो H2O जुड़ा हुआ है ये डेटिव बॉन्ड से जुड़ा है। कौन से बॉन्ड से जुड़ा है, डेटिव बॉन्ड से। और इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम कर रहा है पानी, और लेने का काम कौन कर रहा है, एल्यूमिनियम। तो जो ले रहा है वो क्या होगा, लुईस एसिड, और जो दे रहा है वो क्या होगा। अब पहचान लेंगे किसी रिएक्शन में, किसी रिएक्शन में पहचान लेंगे। एक ही साइड हो सकती है, अमोनियम टूट जाए फिर से अमोनिया और H+ बना। टेंशन की बात नहीं है, जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या होगा आपको, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल गिवन हो। अब और नई चीज सिखा दी जाए। अब हम लोग करेंगे क्या, पानी पानी पानी, पानी की बातें करें। हो गया, नोट हो गया देवांशी, हेडिंग डाल लो। पानी पानी हेडिंग नहीं डालनी है। चलो कुछ एग्जांपल थोड़े से कर लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के कुछ एग्जांपल तो थोड़े से कर लो तुम लोग। अब क्या है, इस चैप्टर के बाद आपको जीओसी पढ़ाना है ना, तो जीओसी में फिर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब खूब पढ़ना है आपने। तो खूब पढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ इंट्रो हो जाएगा। जैसे क्या, नहीं नहीं वो इंट्रो तो होगा ही वो। हाँ अभी नहीं, अभी नहीं, ये सब सवाल अभी नहीं, वीडियो चल रहा। HF, HCl, HBr और HI में एसिडिक स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा HI की है, फिर HBr की है, उससे कम HCl और सबसे कम HF की है। ठीक है, रीजन क्या है देखिए, H और F के बीच में फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर ऑर्डर देखो, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आती है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। यहाँ पे बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रांग है, HF के केस में बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, HI के केस में बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि
आयोडीन का साइज क्या है, बहुत बड़ा है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, लो है। फ्लोरीन के कंपैरिजन में आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी लो है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर भी कम है। और क्या है दूसरी चीज, साइज भी बहुत बड़ा है। साइज अगर बड़ा होता है एटम का तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, वीक हो जाएगा। बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी से टूटेगा, जल्दी से टूटेगा तो जल्दी से H+ रिलीज होंगे, है ना, और H+ जल्दी रिलीज होंगे तो वो अच्छा एसिड होगा। HF में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, साइज छोटा है, तो फ्लोरीन क्या करता है, H को पकड़ के रखता है, आसानी से बाहर जाने नहीं देता। तो आसानी से अगर कोई H+ नहीं दे रहा है तो वो कैसा एसिड होगा, वीक एसिड होगा। और HI इसके कंपैरिजन में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो रीजन लिखेंगे 2 लाइन में, क्योंकि अभी तो समझ आ गया, बाद में क्या होगा। जिसने नहीं लिखा है वो रीजन लिख लीजिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी in HF is highest and in HI is lowest. So H+ by HI released easily. So HI is strongest acid among 4. इन चारों में HI क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट। बात समझ आ रही है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर क्या था, 1। एक और करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। नोट हो गया सबका, ऑनलाइन ऑफलाइन, पॉइंट क्लियर है। लिख रहे हो, वीडियो में और दिख जाता। हाँ जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, तो कुछ भी ज्यादा करेगा। अगला केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करा रहे, केस पे आ रहे हैं हम लोग, दूसरे एग्जांपल। नोट हो गया सबका, क्या हुआ सुहानी जी, कैसे, ध्यान से देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ लिखी हुई है, देखिए ध्यान से, एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के जेई मेंस में आपका हर अल्टरनेट पेपर में या तो एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ का एक क्वेश्चन अल्टरनेट में होता है, सारे पेपर में नहीं कह सकते, है ना। और ये क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का एकदम लड्डू क्वेश्चन है। तो अभी आपको लड्डू से कहां पे जाना है, कॉम्प्लेक्स पे जाना है। तो लड्डू नहीं सीखेंगे तो कॉम्प्लेक्स कैसे सीखेंगे। देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं तो पहले कॉमन फैक्टर को कट कर देते हैं। कहीं पे भी अगर कोई कंपैरिजन कर रहे हो, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में, कहीं पे
कॉमन फैक्टर को क्या करें, कट कर दें। यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन। सब में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या देखें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हो आप, तो कार्बन की सबसे कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम है, नाइट्रोजन की उससे ज्यादा, ऑक्सीजन की उससे ज्यादा, फ्लोरीन की उससे ज्यादा। क्या रीजन है, ये है 14 ग्रुप का, ये है 15 ग्रुप का, ये 16 ग्रुप और ये 17। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीजिंग होती है। तो इसलिए इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज होगा तो क्या होगा, H+ को तेजी से पकड़ेगा। तो फ्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कम है ना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के क्या होने के चांसेस हैं, बताइए। HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी तो वो आसानी से देगा नहीं। ऑर्डर हमने क्या लिखा, ज्यादा एच कहाँ दे रहा है पता। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से सोच रहे हो तो क्या इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो, डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में और आयनिक कैरेक्टर के बारे में, पोलैरिटी के बारे में। पोलैरिटी में अगर देखें तो कौन से बॉन्ड में सबसे ज्यादा पोलैरिटी आएगी, HF वाले में सबसे ज्यादा पोलैरिटी आएगी, है ना। और पोलैरिटी ज्यादा है यानी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो H+ सबसे ज्यादा कैसे दे रहा है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ लिखी हुई है, ये प्रूफ करना है आपको कि ये सही लिखा है। हाँ 1 मिनट, तौसीफ बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, अच्छा। तो आपका कहने का मतलब है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ पे ज्यादा होगी। तो अशित कह रहे हैं यहाँ कार्बन से 4 बॉन्ड है, यहाँ नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड है, यहाँ फ्लोरीन से 1 बॉन्ड है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए और यहाँ पे कम होनी चाहिए। तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो ज्यादा एसिडिक बनेगा। और कोई प्रकाश डालना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उसमें ज्यादा हो जाएगी। हाँ गार्गी बताओ। पोलराइजेशन होने से इलेक्ट्रॉन पेयर एक तरफ खिंच जाएगा, हाँ तो दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन की प्रॉबिलिटी कम हो जाएगी। समझ में आया, सही बात है करे जा। अच्छा देखो किससे सोचना है इसको। अब देखो जैसे एक केस हमने पढ़ा उसमें हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से सोच लिया। अब यहाँ पे हमको कौन सा कैरेक्टर देखना पड़ेगा, पोलैरिटी को देखना पड़ेगा। हमको किस पे देखना है, यहाँ पे पोलैरिटी से हमारा बात बन रही है क्या। यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा डेवलप होगी। ये जो लोन पेयर है, ये HF के बीच का ये जो लोन पेयर है,
ये ज्यादा शिफ्ट किसकी तरफ होगा, फ्लोरीन की तरफ। ज्यादा शिफ्टिंग हो रही है तो ज्यादा शिफ्ट होगा तो चांसेस है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इससे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो ये जल्दी से H+ क्या होगा, बाहर निकालेगा। यानी कि शिफ्टिंग इस तरफ हो रही है, आयनिक कैरेक्टर की वजह से, शिफ्टिंग होने की वजह से यहाँ पे F- के अलग होने के चांसेस ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू H2O, इन कंपैरिजन टू NH3, इन कंपैरिजन टू CH4। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी क्या हो गई, बिल्कुल उल्टी हो गई। लिखिए इसको, कैसे लिखेंगे, हाथ से और दिमाग से लिखिए। बादल क्या हुआ, गर्मी है बच्चों? Polarity of bond increases. Polarity of bond increases. So acidic strength is increasing. Yeah, increasing. टाइम बोलिए। ठीक, अब एडिंग डालिए पानी वाली। डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, दो बोलिए। क्या 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 बोला है? वो जितने क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा, ऐसे नहीं। किसमें कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? बादल, नहीं करो शैतानी। H2O, देखिए पानी के बारे में बात करें, पहले ध्यान से समझ लो फिर नोट कर लेना, नोट करने की सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, आराम से समझ लीजिए। H2O के ब्रेक होने का ये लिखते हैं हम लोग H+ + OH- है ना। अगर दो H2O मॉलिक्यूल ले लें तो हम लोग H2O का डिसोसिएशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए पानी पानी कर रहे हैं हम लोग, डिसोसिएशन देखिए ऐसे भी लिखा है, ध्यान से देखिए। हाँ, इसलिए मैंने बोला ना पानी पानी करना। H2O का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से H+ गेन कर रहा है और H3O+ बना रहा है और खुद किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, OH- में। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल तो एसिड की तरह काम करेगा, दूसरा कैसे काम करने लगेगा, बेस की तरह। ठीक, अब यहाँ पे बन गया H3O+ और OH-। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन। क्या रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को आयनाइज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन दे करके, क्योंकि पानी जो है वो इस फॉर्मेट में तो है ही नहीं। पानी किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में। पानी पानी के अंदर इस फॉर्मेट। ठीक है, दूसरी चीज सुनो सुनो सुनो, अगर हमको पानी को आयनाइज करना है तो वैसे हम बोलते हैं पानी क्या है, न्यूट्रल है। वाटर क्या है आपका, न्यूट्रल है। ठीक, अगर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो आपको बोला जाता है थोड़ा सा इसमें, अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी है इसकी, मतलब इसको करंट पास कर रहा है आपको, तो इसमें थोड़ा सा H+ मतलब एसिड मिला दो, 1-2 ड्रॉप H2SO4 मिला दो या 1-2 ड्रॉप बेस मिला दो। तो एसिड और बेस की प्रेजेंस में ये सेल्फ आयनाइजेशन प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि पानी ऐसे रखा हुआ और आपका
इस तरीके का सेल्फ आयनाइजेशन हो जाए। किसकी प्रेजेंस में होगा ये? एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है ये। और अगर रिएक्शन इस तरीके से लिखा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल्फ आयनाइजेशन या सेल्फ डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं ऑफ वाटर। ठीक है, चलें अब आगे की बात करें। अब थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, अदरवाइज स्लाइड में रिपीट करना पड़ेगा बार बार। एसिड की प्रेजेंस, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड प्रेजेंस। बादल सताने न करो। टॉपिक खींच नहीं रहा है, चैप्टर 20 दिन ले लेगा, फिर दिक्कत होगी। ऑर्गेनिक शुरू करनी है। दो तो लाइन लिखी है मैंने, पता नहीं कितना तुम नोट कर रहे हो। वो तो जनरलाइज बात है, वो तो मालूम है, वो नोट करने की क्या जरूरत थी। अब देखो ये जो प्रोसेस है H2O, बोर्ड पे देखिए, इसके लिए अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? केसी की तरह लिख दे? H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2O का कॉन्सेंट्रेशन। कोई दिक्कत? हाँ हाँ कर सकते हैं, हमारी मर्जी, हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो अगर हमने बोला कि सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में आपने स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड किया है, तब क्या हो रहा है? इसका आयनाइजेशन हो रहा है। थोड़ा सा इसका क्या हो गया? आयनाइजेशन हो गया, ये प्रोसेस हो गया। तो ओवरऑल में आप क्या देखोगे ना, ओवरऑल में जब इस सॉल्यूशन को आप देखोगे तो ओवरऑल में आप ऐसा देखोगे कि जो ये पानी की कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये ज्यादा चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। H2O की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? थोड़ी बहुत चेंज होगी। तो हम लिख सकते हैं इसको कि ये कॉन्सेंट्रेशन H2O की क्या होगी? ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। अगर H2O की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके हम लोग एक नया कांस्टेंट निकालते हैं, मतलब ये H2O उड़ा देते हैं, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। इस आयनाइजेशन कांस्टेंट, इसको Ki लिख दो। आयनाइजेशन को और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो कांस्टेंट है प्रोसेस में, उसको मल्टीप्लाई करके एक हम कांस्टेंट निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं Kw। ये होता है H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, Kw। ये था आयनाइजेशन कांस्टेंट और ये क्या है? Kw। इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Kw को क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो Kw क्या है? H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन करेंगे किसी भी टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर पे वाटर का क्या निकल जाएगा? Kw की वैल्यू निकल आएगी।
ठीक है। सोल्यूशन है भैया, एक्वस सोल्यूशन। हाँ तो सोल्यूशन में तो आयन है ना। ठीक है, अब देखो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नॉर्मल टेम्परेचर बोला जाता है ना, इस टेम्परेचर पे, या रूम टेम्परेचर 298 केल्विन भी बोल सकते हो, इस पे क्या होता है, इस पे देखा गया है कि Kw की वैल्यू आती है 1 इंटू 10⁻⁻14, ये निकाली गई है ना। और इसमें इस टेम्परेचर पे H3O प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, और वो वैल्यू है 10⁻⁻7। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको Kw की वैल्यू लेनी है तो कितनी लेंगे, 1 इंटू 10⁻⁻14 लेंगे। अगर टेम्परेचर वगैरह चेंज करेंगे तो उस टेम्परेचर पे देंगे फिर वैल्यू। ठीक, यहाँ पे एक फैक्टर लिख लीजिए स्टार बना के, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाते हैं अगर किसी चीज का सोल्यूशन का तो डिसोसिएशन बढ़ता है और टूटेगा वो, तो H प्लस और OH माइनस बढ़ेंगे, ये H3O प्लस और OH माइनस क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो Kw की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा आपका कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे then Kw of water will increase. रीजन क्या है, मोर डिसोसिएशन occur. अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, मतलब अभी आप पढ़ रहे हैं बेसिक, बिल्कुल पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का, जो क्लास 11th में ही काम आता है। जेई मेंस के लिए क्या है, ये बिल्कुल बेसिक है। टाइम बोलिए, 40 हो गए, एक सवाल करेंगे, नहीं, टेम्परेचर की बात हो ही गई। आप कल शुरू कराएंगे पीएच, नेक्स्ट क्लास में आपका पीएच स्टार्ट करना। अभी रुकिए रुकिए रुकिए, चलिए ऑनलाइन बच्चों आपकी क्लास होती है ऑफ, बाय बाय बच्चों।